हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिंटेड। ऑल्दो रिजर्वेशन को लेकर डिबेट इंडिया में हमेशा ही चलती रहती है, बट अभी जो इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन है इसको लेकर डिमांड काफी बढ़ रही है। एंड जंतर मंतर में इसी को लेकर पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्ट भी काफी इंटेंस हो गया है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है। और इसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं, अगर इनकी मेन डिमांड्स को देखें कि क्या है, तो सबसे पहला तो है कि पॉलिसी रिव्यू। जो इतने टाइम से जो रिजर्वेशन सिस्टम चले आ रहा है, या जो 90s 50s या 90s 70s में बनाया गया था, आप उसको जो प्रेजेंट डे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस है उनके बेसिस पे रीअसेस करिए। एंड उसके बेसिस पे एक फ्रेमवर्क लेकर आइए। एंड इसी के बेसिस पे एक वाइडर पब्लिक डिबेट भी होनी चाहिए, जिसमें नेशनल डिस्कशन होना चाहिए इस बेसिस पे कि अभी की क्या जरूरतें हैं या कंटेम्प्रेरी जो रियलिटीज हैं ये क्या है, और उनके बेसिस पे फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक वाइट पेपर भी इशू करने की जरूरत है, जिसमें ये देखा जाए कि इसके पिछले 8 दशक में क्या इम्पैक्ट हुए हैं पूरे रिजर्वेशन सिस्टम के। कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो पीछे रह गई हैं, या कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको इसके लार्जर बेनिफिट हुए हैं, या उनको एक्सक्लूड करने की जरूरत है। इनफैक्ट जिसको क्रीमी लेयर भी बोला जाता है, राइट। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट जो इनकी डिमांड है वो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया में है कि जो कम्युनिटीज हैं, जो सपोज करो SC ST है, OBC में नहीं आती है, बट वो इकोनॉमिकली वीकर है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो उनको भी उनके लिए भी एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए, जिससे जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इकोनॉमी के बेसिस पे पीछे हैं उनको भी आगे लाया जा सके। नेक्स्ट जो डिमांड है वो है मिनिमम मार्क्स फॉर हायर एजुकेशन। और ये डिमांड इसलिए उठ रही है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी मेडिकल एग्जामिनेशंस में या अदर एग्जामिनेशंस में, जिसमें जो माइनस मार्किंग के बेसिस पे भी उनको एडमिशन मिल रहा था, और या वहाँ पे जीरो नंबर आ रहे थे फिर भी उनको एडमिशन दिया जा रहा था। तो इसलिए क्योंकि आप एक डेवलपिंग कंट्री हो, एंड यू कैन नॉट सेल द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मेरिट। कि आप अगर मेरिट पे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आप किस तरह का सिस्टम डेवलप करोगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक मिनिमम मार्क्स सेट होने चाहिए हायर एजुकेशन में, जिससे एक स्टैंडर्ड बना रहे। उसके बाद है एक्सपेंड EWS बेनिफिट। तो इसमें है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें जो बेनिफिट अगर देखा जाए तो उसमें कुछ लार्जर बेनिफिट स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको हो नहीं रहे, क्योंकि उसमें ना तो आप फॉर्म फिलिंग से लेके कोई पूरी जो प्रोसेस है उसमें आप कोई भी छूट नहीं दे रहे हो। तो फिर आपके 10% रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है अगर उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लोगों की डिमांड SC ST एक्ट और UGC रोल बैक को लेकर भी थी। तो ये इनकी जो मेजर डिमांड्स हैं ये हैं। अब अगर यहाँ पे जो डीपर क्वेश्चन इसको देखा जाए, या थोड़ा सा इसका लार्जर पर्सपेक्टिव देखा जाए कि ये सडनली हो क्यों रहा है, या एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट इसको क्या जरूरत पड़ी इसके इमर्ज होने की। तो सबसे पहले जिस तरह से जो लगातार गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये कम होती जा रही हैं। एंड इनफैक्ट अगर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस देखें, इनकी फीस जिस तरह से बढ़ रही है, या इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, और साथ में अगर कंपटीशन की बात करें कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको एक जॉब के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ता है, तो यूजुअली आपको 3 से 4 साल देने पड़ते हैं। एंड उसमें भी आपका कुछ सर्टेन नहीं है कि आपका वो जॉब मिल ही जाएगा आपको। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, या जो बच्चे ग्रेजुएट होके जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको वैसी क्वालिटी जॉब्स मिलती नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पे स्किल्स का भी बहुत इशू है इंडिया में। तो फिर जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। और इंडिया की जो इतनी यंग एज पॉपुलेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो किस डायरेक्शन में जाएगी। और इसके अलावा रिजर्वेशन को लेकर भी जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं उनको भी अगर देखा जाए, तो इनिशियली जब ये रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया था तो ये सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था। लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया और ऐसा बोला गया कि जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है उनको अभी प्रॉपर उनको ऊपर लाया नहीं जा सका है, या उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला है, तो इसके लिए ये जरूरी है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इसको जो वेरियस गवर्नमेंट्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये अपने अपने हिसाब से इसको यूज करती हैं। इनफैक्ट हमने वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे एक ही सेक्शन को OBC के अंदर ले आया गया। एंड जब वहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो इससे क्या यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसको जो एक जिसको मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस थे उनको आगे लाने के लिए, या उनके वेलफेयर के लिए जो सिस्टम लाया गया था, वो एक सिर्फ पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, जिसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो कोर आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ओवरकास्टेस, कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स शुड रीच द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। तो एक यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं। उसके साथ में क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको
हटाने नहीं वाले हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जो आप वोट बैंक के लिए गवर्नमेंट्स इसको कंटिन्यू करती रहती है, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? उसके बाद है जो मैरिट से रिलेटेड कंसर्न, जो अभी रिसेंटली जिस तरह के कैंडिडेट जिस तरह से उनको लिया जा रहा है, या ऑलरेडी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, उसके बाद अगर आप इस तरह से मेरिट में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आप कंट्री को कहाँ लेकर जाने वाले हो? तो ये कुछ कोर डिबेट हैं जो एक सेंट्रल इशू बन गई हैं। और इसीलिए अगर हम थोड़ा-सा रिज़र्वेशन का बैकग्राउंड देखें या इसको क्यों लाया गया था या एग्ज़ैक्टली में ये क्या है, तो सबसे पहले तो रिज़र्वेशन क्या है? क्योंकि हम लोग इतना सुनते रहते हैं रिज़र्वेशन, रिज़र्वेशन। तो ये एक तरह का अफ़र्मेटिव एक्शन है, जो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी या जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको आगे लाने के लिए इसको एक कुछ सीटें उनको एलोकेट करी गई थी, चाहे जॉब हो या एजुकेशन हो या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो, जिससे उनको प्रेफ़रेंस दिया जा सके और उनको आगे लाया जा सके। और इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट था, वो था सोशल जस्टिस। जिसके बेसिस पे इसको लाया गया था और इसीलिए इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड भी बनाया गया, जिससे कि इसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। और अगर प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में देखें कि उस टाइम पे क्या था, तो सबसे पहले जो ज्योतिराव फुले थे और विलियम हंटर, इन्होंने एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम लाया था। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे। उसके बाद 1902 में जो साहू महाराज थे, उन्होंने भी 50% रिजर्वेशन पब्लिक सर्विस में जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उनको देने के लिए एक ऐसी पॉलिसी लेके आए थे। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी अगर 1950 से 1992 के बीच में देखें, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंस्ट्रेंट करा गया था, इसके कुछ प्रोविजंस को, जिससे इसको नेशनल लेवल पे लाया जा सके। और फिर उसके बाद लेकिन इनिशियली इसको एससी/एसटी के लिए ही दिया गया था। फिर बाद में 1970s एंड 90s में जब मंडल कमीशन आता है, तो उसने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को भी दिया। और उनका यहाँ पे जो कोर आर्ग्यूमेंट था, वो था कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, वो 52% है और इसीलिए हमें वहाँ इनको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। ऑल्दो फिर जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया 1992 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की लिमिट है, उसको सेट कर दिया था कि यहाँ पे जो मेरिट बेस्ड एक तरह से सिस्टम है, उसको आप उसको भी कोई इम्पैक्ट ना हो, और साथ में जो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं या पिछड़ी कम्युनिटीज हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 50% की रिजर्वेशन जो लिमिट है, वो सेट की थी। लेकिन अगर रिजर्वेशन के जो कोर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अभी भी रिजर्वेशन परसिस्ट क्यों कर रहा है, तो एक दूसरा सेक्शन भी है जो रिजर्वेशन इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहता। तो उनका मेनली जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो रहता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज नॉट इरेज द सोशल स्टिग्मा, कि आपने अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर भी लिए, तब भी जो सोशल स्टिग्मा है वो अभी भी बना हुआ है, जो दलित्स और ओबीसी जो कास्ट है ये फेस कर रही है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस, जैसे सेंचुरीज ऑफ एक्सक्लूजन जिस तरह से हुआ है, उसको आप इतने जल्दी आप इसको अंडन नहीं कर सकते हो। तो एक और वो एक डीप हिस्टोरिकल जो डेट है, वो बना ही हुआ है अभी भी। एंड उसके बाद है इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन फॉल शॉर्ट, कि पॉवर्टी अलोन डज नॉट कैप्चर द यूनिक सोशल वल्नरेबिलिटीज ऑफ कास्ट, कि आप अगर सिर्फ पॉवर्टी बेसिस नहीं हो सकता है कि आप जो कास्ट के बेसिस पे जो लोगों को सोशल वल्नरेबिलिटीज दी जाती हैं, आप उनको डिफाइन कर सको, राइट। और अगर आप जो अपर कास्ट की जो पुअर फैमिली है और जो एक दलित फैमिली है, उससे कंपैरिजन करो, तो जो दलित फैमिली है उनको ज्यादा यहाँ पे वल्नरेबल देखा जाता है। तो ये कुछ जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है जिसकी वजह से अभी भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और ये डिबेट अभी भी कंटिन्यू है। इनफैक्ट अभी भी जो स्ट्रक्चरल रेमेडीज हैं, जो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसके उसके लिए, तो वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। लेकिन अगर इसका वे फॉरवर्ड देखें कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक इंक्लूसिव नेशनल कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से जो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में, उसके बेसिस पे हम ऐसा कैसा सिस्टम लेके आ सकते हैं जिसके बेसिस पे जो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी नुकसान ना हो या उनको भी फ़ायदा मिलते रहे। लेकिन साथ में जो पीछे जा रहे हैं या जो कम्युनिटीज पीछे जा रही हैं इकोनॉमिक के बेसिस पे या अदर कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, उनको भी साथ में यहाँ पे लेके आगे लेके आया जा सके। तो इसके लिए एक हमें इंक्लूसिव नेशनल कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। So this was the whole show. Thank you so much. If you want more videos like this, please subscribe to the channel.